राइट। सो कल के लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा था, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनती है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक बैलेंस आता है। वो कहाँ से आना चाहिए? वो आना चाहिए बैलेंस एज पर आर कैश बुक। पासबुक से लिखोगे तो बैलेंस शीट टैली होगी नहीं। ये एक कंसेप्ट हमने सीखा था। फिर हमने बोला था कि ये बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होती है, यूजर्स भी इसे देखते हैं, जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, लेंडर्स है, ये सब लोगों को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए। सो वी डिसाइडेड अबाउट दैट ऑल्सो कि हाँ ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वी अंडरस्टूड कि जब हम कैश बुक के हिसाब से बैलेंस लिखेंगे, दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम बीआरएस बनाएंगे। जब बीआरएस बनाएंगे तो हमें समझ सकता है कि 3 टाइप के डिफरेंसेस आते हैं: टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस एंड एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसका अकाउंटिंग हमारे बुक्स में कर चुके हैं। ओके, ट्रांजैक्शन डिफरेंस हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हो चुका है उस दिन तक। सो इन ऑर्डर टू मेक आर बैलेंस एज पर कैश बुक मोर अपडेटेड, व्हाट वी शुड डू इज, हमने ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस, दैट इज द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने वो लाने चाहिए कैश बुक में, तो उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि डिफरेंसेस किसके वजह से हो सकते हैं? एरर्स के वजह से भी हो सकते हैं। सो बेसिकली जो कैश बुक में एरर्स है वो हमने करेक्ट कर देने चाहिए, ताकि कैश बुक का बैलेंस जितना ज़्यादा अपडेटेड एंड करेक्ट जाए वो अच्छा हो जाएगा। पासबुक के एरर्स को हम कुछ हाथ नहीं लगा सकते। सो इवेंचुअली वी अंडरस्टूड दैट कि ये दो चीज़ें जो है वो फर्स्ट हमने कैश बुक में एडजस्ट करनी चाहिए, कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस लाना चाहिए जो जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, और उसके बाद वो बैलेंस जो है अपडेटेड बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, इसमें अभी भी कुछ डिफरेंस रहेगा, वो हम बीआरएस में डालेंगे। सो बेसिकली हमारे बीआरएस में अभी सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस रहेंगे एंड एरर्स एज पर पासबुक। क्लियर? ये कंसेप्ट हो गया याद पूरा? यस, चलो। क्या? इतने भंगार जोक मार तू? हाँ, इसलिए ऐसे गंदे जोक मारेगा क्या तू? आयुष तो ऐसे जोक मारेगा ना तो सिंगल रहेगा। ऐसे जोक मारेगा ना तो तू सिंगल रहेगा। कभी कभी मारता है क्या? हम्म। हाँ सही है तू एकदम। फील आना चाहिए कि तू है, तू अभी भी टॉर्चर करेगा मुझे। हाँ। चलो, इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ। हाँ, इलस्ट्रेशन 5, हाँ वही सॉल्व करेंगे, अभी समझ में आएगा तुम्हें कि क्या करना है। अब देखो क्या है। ऑन 30th September 2019, the bank account of X, according to the bank column of cash book. So we are talking about bank column of cash book. It was overdrawn to the extent of 4062. So कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 4062 का। ठीक है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। और उसी दिन पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 20,758 इन द फेवर ऑफ एक्स। ठीक है। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। सो बेसिकली 30th सितंबर को हमने ये देखा कि कैश बुक के हिसाब से बैंक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 4062 का, और पासबुक पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है 20,758 का। ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले अब जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना, हम पहले देखेंगे कि वो कहाँ पे जाएंगे, कि क्या वो कैश बुक में एडजस्ट करने चाहिए मैंने, या बीआरएस में डालने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते वक्त पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला डिफरेंस है, अ चेक फॉर 13,14,000 इज डिपॉजिटेड ऑन 29 September बट इट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3rd October। अब ये डिफरेंस क्या मैंने एडजस्ट करना चाहिए या ये बीआरएस में आएगा? एवरीबडी, एक ही आंसर नहीं चाहिए मुझे। बीआरएस में ये टाइमिंग डिफरेंस है तो बीआरएस में आएगा।
इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते कैश बुक में अभी। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000। हाँ, नहीं आयुष तेरा आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हम सॉल्व भी करने वाले हैं, पहले हम सारे डिफरेंसेस एक बार पढ़ लेंगे और उसे क्लासिफाई कर देंगे कि वो हमें डालने कहाँ पे है। डिस्कस कर रहे हैं पहले। हाँ, तो ये बीआरएस में जाएगा, ठीक है। फिर पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। संजोत ये कहाँ पे आएगा? क्या कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा या बीआरएस आइटम है ये? बीआरएस आइटम है। क्यों बीआरएस आइटम है? ये हमारी गलती हुई है ना कैश बुक में। तो अगर हमारी गलती हुई है तो हम कैश बुक को सुधार सकते हैं, राइट? तो हम ये एरर है, ये एरर को कैश बुक में सुधार देंगे ना, फिर ये बीआरएस में नहीं आएगा। क्योंकि कैश बुक में जो बैलेंस आने वाला है हमें वो सबसे मतलब मोस्ट अपडेटेड पे लेके जाना है या मोस्ट करेक्ट लेवल पे लेके जाना है, तो इसलिए ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कैश बुक में। ये समझ रहा है सब लोगों को? यस, ओके। पूनम क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है? चलो आगे जाओ। On 29th September, bank had credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer X, but the advice was not received by X until 1st October. वो क्या बोल रहे हैं पहले समझो। 29 सितंबर को बैंक ने एक अमाउंट क्रेडिट कर दी थी 1,17,400 की, जो एक कस्टमर से मिली थी, ओके। बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। लेकिन एक्स जो है उसे उसके बारे में पता नहीं चला। एडवाइस मतलब द इंफॉर्मेशन अबाउट इट वो एक्स को तब कब पता चली? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब कि उसने कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं मारी थी 30 सितंबर को, ओके। तो टेल मी कैरन, टेल मी, क्या ये मैंने कैश बुक में एडजस्ट करना चाहिए या ये बीआरएस में आएगा? बीआरएस में आएगा, ओके। टेल मी व्हाई इज इट अ टाइमिंग डिफरेंस? No, it is not timing difference, it is transaction difference, Karen. See क्या हुआ है? 29 सितंबर को कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, राइट? एंड उसने तो ट्रांजैक्शन हो चुका है। सी लॉजिक लगाओ तुम लोग, तुम्हें क्या सोचना है? 29 सितंबर को ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पैसे आ चुके हैं। वो तो हमको बाद में पता चला, इसलिए हमने 30 सितंबर को वो रिकॉर्ड नहीं किया। आइडियली डोंट यू थिंक ये मैंने रिकॉर्ड कर देना चाहिए क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो हो गया है, राइट? आई कैन शो दिस नाउ। सो आपको लगेगा कि लेकिन मैम हमें अगर 1 अक्टूबर को पता चलेगा तो हमें 1 अक्टूबर को पता चला था तो हम 30 सितंबर को जाके अभी एंट्री कैसे मारेंगे? थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम लोगों को? क्या? नहीं, अगर हम एक्चुअली 31 को होते तो 30 सितंबर को होते तो हमें 1 अक्टूबर के बारे में कैसे पता चलता? सी मैं बताती हूँ कि क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। सी प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम 30 सितंबर डेट उस दिन की बैलेंस शीट बनाते हो या उस दिन का बीआरएस बनाते हो, वो उसी दिन को नहीं बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड। 30 सितंबर की बैलेंस शीट जो होती है, ये तुम्हें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं दे रही हूँ। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि 30 सितंबर डेट का बीआरएस नॉट नेसेसरी 30 सितंबर को बनता है, हम उसे 3-4 दिन बाद भी बना सकते हैं। 30 सितंबर डेट की तुम्हें क्या लगता है जो 31 मार्च की बैलेंस शीट होती है, तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि 31 मार्च के रात को ही वो कंप्लीट हो जाती होगी? इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। क्योंकि तुम फाइनल अकाउंट्स को पूरा करने के लिए एडजस्टमेंट्स करो, एडजस्टमेंट एंट्री मारो, इसको कितना टाइम लगता है? तो वो बैलेंस शीट होती है एज ऑन 31 मार्च, लेकिन वो बनाने के लिए टाइम लगता है आगे का।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या? हाँ, आफ्टर 31st के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसका अकाउंटिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा. Those will not be taken into consideration for preparing the balance sheet as on 31st March. लेकिन 31st मार्च की बैलेंस शीट बनाने के लिए और थोड़ा टाइम लगता है. तुम्हें पता है जब तुम ऑडिट करने जाओगे, एक्चुअली 31st मार्च की बैलेंस शीट फ्रीज होने के लिए मिनिमम पूरा अप्रैल महीना जाता है. एक में, 10 में, 15 में, तब वो बैलेंस शीट फ्रीज होती है. हाँ, और अगर जो छोटे छोटे फर्म्स में जाओगे, जो छोटे छोटे बिजनेसेस को हैंडल करते हैं, उनकी तो फाइनलाइज होती है अगस्त सितंबर में. क्योंकि क्या होता है उसके लिए एंट्रीज वगैरह बहुत, पूरे पिछले साल का डेटा को ऑडिट करो, ये करो, फिर एडजस्टमेंट एंट्री मारो, ये सब लेट ही चालू करते हैं. और वैसे भी वो छोटे छोटे बिजनेसेस को 31st मार्च की बैलेंस शीट किधर दिखानी होती है? उनको तो सिर्फ क्यों लगता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, जो 30 सितंबर को डेडलाइन होती है, इसलिए उनका बैलेंस शीट फ्रीज होता है 30 सितंबर को. ये तो लिस्टेड, एक सेकेंड ना, ये तो जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं ना, उन्हें लिटरली बैलेंस शीट 31st मार्च की 15 मई 20 मई तक आउट करनी पड़ती है, लिस्टेड कंपनीज को. इसके वजह से वो 10 मई 15 मई को हो जाती है. सो बेसिकली अब ये समझो कि क्या हो रहा है कि हम 30 सितंबर का बीआरएस बना रहे हैं. अब यहाँ पे मुझे एक समझता है कि 29 सितंबर को मेरे पास कुछ पैसा आ गया था बैंक में, लेकिन मुझे उसके बारे में 1 अक्टूबर को पता चला, इसलिए मैंने उसकी एंट्री नहीं मारी. इवन इफ मैं अभी 5 अक्टूबर पे हूँ, इवन इफ आज का डेट 5 अक्टूबर है, लेकिन मैं बीआरएस बना रही हूँ 30 सितंबर का, तो मैं क्या बोलती हूँ, अरे 29 सितंबर को पैसे आ गए थे ना, तो कैश बुक में एंट्री ले लो, ताकि कैश बुक में भी वो पैसे आ गए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए. क्योंकि 1 अक्टूबर को पता चल गया है, हम अभी 5 अक्टूबर को है, तो हम बैकडेटेड एंट्री मार देंगे. ये थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है, बट प्लीज समझोगे तो ये कंसेप्ट समझेगा तुम्हें. समझा क्या मैंने क्या बोला? एवरीबडी? यस? क्या? हाँ, ऑडिट के बाद. So basically now I feel that since I have received money on 29 September, it is better that ठीक है ना, अभी तक I have not, I am yet preparing BRS, I am going to prepare BRS. So what I'll do is, since the money is already received, मैं मेरे कैश बुक को और अपडेटेड लेवल पे लेके आती हूँ ना, मेरे साइड से एंट्री बची है, तो मैं एडजस्टेड कैश बुक में ये एंट्री ले लेती हूँ कि 29 सितंबर को पैसे आ गए हैं. तो ये डिफरेंस हट जाएगा, खाली फुकट उसे BRS में क्यों रखना है. Karen, are we clear about this? Yes. So this is going to go in adjusted cash book. हाँ, बोलो बोलो. एक सेकेंड ना, गरिमा बोल रही है क्या? गरिमा वापस बोलो, थोड़ा सा ना आवाज कट रहा है तुम्हारा. नहीं, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है. सो एक डाउट है कि हमने ये बाकी के ट्रांजैक्शंस में क्यों नहीं किया. क्योंकि देखो गरिमा, पहला वाला ट्रांजैक्शन था कि चेक डिपॉजिट हो गया है, लेकिन वो बैंक के साइड से क्रेडिट नहीं हुआ. जब चेक डिपॉजिट हो जाता है तो कैश बुक में एंट्री आ गई, उसके पैसे पासबुक में नहीं आए, तो हमारी कैश बुक अपडेटेड ही है. अब ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना. सी, मेरा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं चेक डिपॉजिट करूंगी मुझे उसकी एंट्री कैश बुक में मारनी ही पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मैं नहीं ये ध्यान रख सकती कि बैंक में हर टाइम कब पैसा आता है तब एंट्री मारो. तो जब चेक डिपॉजिट होगा मुझे तभी एंट्री मारनी पड़ेगी आइडियली, तो मैंने मार दी है वो एंट्री. अब बैंक के पास पैसा नहीं आया तो बैंक के बुक्स को जाके तो मैं हिला नहीं सकती हूँ, और ये चेक के पैसे नहीं आए ऐसे करके चेक को कैंसिल भी नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि आइडियली हमारे पास कंट्रोल क्या है, जब चेक डिपॉजिट करेंगे हमें तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो ये तो अपने साइड से करेक्ट है. अब ये जो भी डिफरेंस आएगा, हम कैश बुक को और चेंज नहीं कर सकते इसमें, इसके लिए डिफरेंस बीआरएस में जाएगा. दूसरा जो था कि हमने गलती से एक चेक 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये हमारी गलती है. हम कैश बुक को करेक्ट कर सकते हैं ना, हमारे पास टाइम है अभी, तो इसके लिए वो हम कैश बुक को करेक्ट कर देंगे वहां पे. तो वो बीआरएस में अगर कैश बुक को करेक्ट कर दिया तो ये डिफरेंस आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं. तो
बीआरएस में आने का सवाल ही नहीं होता। और तीसरे आइटम में भी वही हो गया कि बैंक में पैसा आया हुआ है, हमें उसके बारे में पता नहीं चला इसलिए हमने उसकी एंट्री नहीं मारी, लेकिन अब हमें उसके बारे में पता है तो उसे बीआरएस में क्यों डालना है? हम कैश बुक को जितना ज्यादा अपडेटेड कर सके उतना बेहतर है ना। तो मैं 30 सितंबर को सिंस पैसे आ ही गए हैं तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कैश बुक को अपडेटेड दिखाती हूँ ना मैं, जो ये कभी ना कभी एंट्री मारनी ही है कि पैसे आ गए हैं। तो अब भी बराबर पता है 30 सितंबर के पहले ये ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो मैं ले लेती हूँ ना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि कैश बुक भी और अपडेटेड दिखेगी। और जब कैश बुक अपडेटेड हो जाएगी ये डिफरेंस ही हट जाएगा, तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? अब गरिमा डाउट सॉल्व हुआ? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो ही तुम्हें आगे सॉल्व करने के लिए आएगा। नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 had not been entered in कैश बुक। भूषण बताओ क्या करोगे? करेक्ट, ये एडजस्ट करना पड़ेगा कैश बुक में, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुका है 30 सितंबर तक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो डिफरेंस हट जाएगा ये। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। 6 सितंबर को बैंक ने गलती से 20,000 हमारे अकाउंट में डाल दिए। आयुष बता क्या होगा? ये बीआरएस में रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कैश बुक में हमने सही चीजें दिखाई है, बैंक ने गलत दिखाई है, तो बैंक जब तक ये करेक्ट नहीं करेगा ये डिफरेंस रहेगा, तो वो बीआरएस में रहेगा। नेक्स्ट, a bill of exchange for 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 20th September 2019, but no entry has been made in the books of X. ओके गरिमा बताओ अब ये कहाँ पे डालोगे? सॉरी आवाज नहीं आ रही है मुझे। शी सेड कैश बुक। हाँ करेक्ट है, कैश बुक में हम ये करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 28 तारीख तक हो चुका है बैंक में, तो हम क्या करेंगे, सिंस ये ट्रांजैक्शन हो ही गया है हम उसकी एंट्री मार देते हैं कैश बुक में, ताकि कैश बुक भी अपडेटेड हो जाए और ये डिफरेंस हट जाए। सो यू हैव टू प्लीज जस्ट, तुम खुद को बस ये पूछो कि अगर ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बैंक के साइड से हो गया है और सिर्फ हमें उसके बारे में पता नहीं चला था इसलिए हमने उसकी एंट्री नहीं मारी थी, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जो ट्रांजैक्शन 30 सितंबर तक हो चुके हैं वो हम कैश बुक में लेके आ जाए, ताकि मेरी कैश बुक करेक्ट और अपडेटेड दिखे। हाँ, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके वजह से डिफरेंसेस रहेंगे ही, वो बीआरएस में जाएंगे। बस इतना ही सिंपल फंडा है उसका। तो ये सीबी में चला जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। चेक्स इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट, टोटल 13,26,000 हमने चेक इशू कर दिए हैं बट वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। अब पूनम ये क्या कहाँ पे डालेंगे? शी लेफ्ट अगेन। अरे यार इसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। रुको मुझे इसका आंसर कौन संजोत बता दो, फिर उसका पूनम का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बीआरएस में आएगा करेक्ट, क्योंकि चेक इशू कर दिए हमने एंट्री मार दी, हम इशू करेंगे हमें तभी एंट्री मारनी पड़ती है। अब वो अगर सामने वाला पेमेंट उसका नहीं लेने आया है, ये जेन्युइनली टाइमिंग डिफरेंस है, हम इसको नहीं हिला सकते हैं। सो नाउ दिस विल बी, सो दिस डिफरेंस इज गोइंग टू स्टे एंड इट विल कम इन बीआरएस। ठीक है, तो बीआरएस लिख देंगे। अब 1 मिनट रुको। चलो ये हमारा हो चुका है, अब हम सॉल्व करना इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कैश बुक बनाएंगे। अब कैश बुक मतलब यहाँ पे टी फॉर्मेट में ही कैश बुक बना देंगे सिंपली। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, क्योंकि ये बैंक कॉल, ये अमाउंट रिप्रेजेंट्स बैंक कॉलम ओनली। ओके, और बीआरएस का छोटा नीचे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। क्या
बुक का नॉर्मल फॉर्मेट है टी फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, बस। हाँ, मैं ही टाइम पास कर रही हूँ। रुको, मैं बीआरएस का एकदम, इतना गंदे लाइन्स आते हैं ना यार मेरे। क्या क्या बताई थी? कुछ बकवास ही ट्रिक बताई होगी तूने। हाँ, वो अच्छी थी, करेक्ट है। लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है अभी, मैं कल से करूंगी यही, मुझे लग रहा है अभी। चलो, सो फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी क्योंकि कैश बुक में ही कुछ एंट्रीज मारने हैं, और हमें बीआरएस भी बनाना पड़ेगा, तो वो हमने नीचे बनाया हुआ है। प्लीज मेरे फॉर्मेट पे मत जाओ, कंसेप्ट समझो। अब सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये एंट्रीज मारने के पहले, ओके, जो आइटम्स कैश बुक में एडजस्ट करने हैं हमें, उसके पहले कैश बुक ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें बैलेंस दिया हुआ है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑलरेडी दिख रहा है 4062, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062, कि ये ऑलरेडी जो कैश बुक अब तक बन चुकी है उसका ये क्लोजिंग बैलेंस आया हुआ है। हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और जो चीज़ें कैश बुक में अभी एडजस्ट करनी है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमने क्या करना चाहिए, आइडियली हमने पहले सारे कैश बुक के आइटम्स को एडजस्ट कर लेना चाहिए और फिर हमने बीआरएस आइटम्स पे जाना चाहिए। ठीक है, और यही सीक्वेंस में तुम करोगे, क्योंकि जब तक कैश बुक एडजस्ट नहीं होती तब तक कैश बुक का बैलेंस हमें पता नहीं चलेगा कि बैलेंस आ रहा है या ओवरड्राफ्ट, तो उसके हिसाब से बीआरएस के आइटम्स को ऐड करना है कि लेस वो समझेगा नहीं। इसके लिए एडजस्टेड कैश बुक हमेशा पहले कंप्लीट करनी चाहिए। समझा क्या मैंने क्या बोला? यस। देखो सेकेंड वाला आइटम, एक सेकेंड, तुम्हें बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या? एक दो मिनट, अरे इधर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है ऑफिस के बाजू में, मैं खिड़की लगा देती हूँ, होपफुली थोड़ा बेटर हो जाए। हाँ, सेकेंड वाला आइटम देखो, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। मतलब शांति से सोचो, हमने किसी को चेक दिया होगा, तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से जाओ। जब हमने किसी को चेक दिया होगा, हमने एंट्री क्या मारी होगी, मे बी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक को क्रेडिट हुआ होगा। ऐसे बैंक को 2 बार क्रेडिट हो चुका है। ओके, सो अभी ये 2 बार जो बैंक को क्रेडिट गया है उसे कैंसिल करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए बताओ? हाँ, बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 बार क्रेडिट्स गए हैं, ये तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में और अच्छी तरीके से सीखोगे, लेकिन अगर कोई अकाउंट को 2 क्रेडिट्स गए हैं और वो 2 क्रेडिट में से एक क्रेडिट मुझे कैंसिल कर देना है, तो मुझे अपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा, मुझे एंट्री रिवर्स कर देनी पड़ेगी। मतलब सो अगर मेरी एंट्री थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। यस। अब एक्चुअली इट हैज बीन एंटर्ड, एक मिनट, ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख दो टू सप्लायर अकाउंट $10,000। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सप्लायर को भी 2 बार फिगर गई थी, इसके लिए मैंने उसको एंट्री को उल्टा किया है। यहाँ पे ये गलती सप्लायर अकाउंट में हुई है, ये भी अज्यूम किया जा रहा है।
हाँ क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी। तुमने पेमेंट एक ही बार किया है, गलती से एंट्री 2 बार रिकॉर्ड की है ना। नॉट नेसेसरी लिखा, एक साइड पे भी एरर हो सकता है ना। हाँ वैसे नहीं, देख ऐसा एंट्री हो गया होगा पहले कि सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 10,000, और गलती से कैश बुक में वापस से लिखा गया कि बाय सप्लायर 10,000, तो सप्लायर को डेबिट गया ही नहीं, गलती से कैश बुक में ही लिख दिया 2 बार। ओके, तो उस केस में फिर मैं डेबिट में लिख दूंगी। वो तुम जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखोगे तो तुम्हें और अच्छी तरीके से समझेगा। तो चाहे तो अभी उस पर नहीं जाते, अभी हम कुछ सप्लायर लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सबको समझा हमने क्या किया हुआ है? यस। चलो नेक्स्ट आइटम पे जाओ। हाँ अच्छा, ये वापस बताओ। देखो, एंड वो 10,000 नहीं है, 16,000 है। एक सेकेंड, अमाउंट चेंज कर लेने दो। राइट। सो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने सप्लायर को पेमेंट दिया। एक एक सेकेंड रुको, हाँ, एक सेकेंड रुको। मैंने सप्लायर को पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो मैंने एंट्री क्या मारी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे ये देखो, ये ऐसे हुआ होगा कि यहाँ पे बाय सप्लायर था 16,000, जब मैंने सप्लायर को पेमेंट दिया। अब गलती से ये 2 बार लिख दिया है मैंने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में ये जो गलती हुई है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। अब ये क्रेडिट को मुझे अगर कैंसिल करना है तो अकाउंट में डेबिट देना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट को काटता है डेबिट, डेबिट को काटता है क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट दे दिया मैंने 16,000 का, मतलब मैंने जो एंट्री है वो उल्टी कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा और एक ही क्रेडिट रहेगा। समझा क्या गरिमा अभी? तो 2 बार जो रिकॉर्ड हुआ है ना, वो एंट्री उल्टी कर दी मैंने एंट्री मार दी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 16,000। सबको क्लियर? जाऊँ मैं आगे? यस। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, एडजस्टेड कैश बुक मतलब कि क्या है? हाँ? क्या हुआ? नहीं, सॉरी सॉरी, क्या? हाँ यार, बट आई स्टार्टेड इट, चालू हो गया। ये देखो यहाँ पे। हाँ चलो अभी आगे जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 29 सितंबर बैंक में पैसे आ गए हैं 1,17,400 हमारे कस्टमर से, लेकिन हमने उसकी एंट्री मारी नहीं है, तो हमने उसे वो एंट्री मारनी पड़ेगी, ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यस और नो? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और अगर तुम डेट कॉलम बनाते हो तो तुम वो भी बना सकते हो, ये सारी एंट्रीज 30 सितंबर को आएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हम ये जो चीजें गलत हुई है कैश बुक में वो पीरियड एंड पे सब करेक्ट कर रहे हैं, या जो नहीं आया है कैश बुक में वो कैश बुक में ला रहे हैं। सो टू कस्टमर अकाउंट 1,17,400। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब ये कैश बुक में एंटर करने पड़ेंगे। एंट्री क्या आएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय बैंक चार्जेस 580। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 का हमने बैंक के पास डिस्काउंट किया था। 28 तारीख को वो डिसऑनर हो गया, हमने एंट्री मारी नहीं। तो अगर वो डिसऑनर हो गया मतलब बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली 1,40,000 निकाल लिए होंगे, यस और नो? तो मैं एंट्री क्या मारूंगी, मेरी एंट्री आ जाएगी कि जो
इंसान का वो बिल था। तुम्हें वो ए और बी का एग्जाम्पल याद है? यस, कि बी ने हमें दिया हुआ था। एंट्रीज देखो प्लीज, हमने पहले बी को सेल किया था तो हमने एंट्री मारी थी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद हमने एंट्री मारी थी कि बी ने हमें बिल दे दिया था, सो बिल इज कमिंग इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। फिर ये बिल बाहर चला गया था बैंक के पास, बैंक को दे दिया था, तो हमने डिस्काउंटिंग की एंट्री मारी थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्या करना पड़ेगा, अगर बैंक को कुछ पैसे ही नहीं मिले हैं ये बिल के, बैंक मुझसे वसूल कर लेगा और हम थोड़ी वो पैसे छोड़ेंगे। हम बोलेंगे बी हमें वो पैसे तुमसे आने हैं, तो हम बी को वापस से डेटर बनाएंगे। यहाँ पे हमने बी को कैंसिल कर दिया था, देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल भी कैंसिल हो गया था। अब हम दिखाएंगे कि हमारे बैंक में से पैसे चले गए क्योंकि बैंक लेके गया, और हम ये बी से वापस रिसीवेबल दिखाएंगे। तो अब मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में और क्लियर होगा, तब और स्लो जाएंगे इस पे। बट अभी मुद्दे की ये बात है कि अगर मैंने बिल डिस्काउंट किया है और वो डिसऑनर हो चुका है, तो बैंक मेरे अकाउंट में से क्या कर लेता है, वो पैसे निकाल लेता है, तो मुझे उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। और बैंक अगर वो पैसे निकाल लेता है तो हम बी को थोड़ी छोड़ेंगे, तो हम बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मारेंगे। ये समझा है? ऊपर से गया, समझा? तो यहाँ पे बैंक के क्रेडिट साइड पे जाके लिखना पड़ेगा बाय कस्टमर अकाउंट, मतलब जिसने भी हमें वो बिल दिया था उससे हम पैसे वसूलेबल दिखाएंगे। कितना अमाउंट था वो? 1,40,000। अब मुझे बताओ, जितने भी एडजस्टेड कैश बुक के आइटम्स थे वो क्या हमने लिख लिए क्या? राइट। तो अभी हमने कैश बुक जितनी ज्यादा अपडेटेड हो सके हमारे साइड से कर ली है। सो अभी जो एडजस्टेड कैश बुक का जो फाइनल बैलेंस आएगा वो हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो अभी जो आइटम्स के वजह से डिफरेंस आ रहा है वो हमें बीआरएस में लिखने ही पड़ेंगे। चलो निकालो कितना बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 11,242 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ओवरड्राफ्ट है मतलब। क्या? नहीं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही होगा ना, ये ईयर एंड का बैलेंस है आयुष, तो ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा, या मंथ एंड का। हाँ हाँ, वो तुम्हें दिखाना है तुम दिखा सकते हो। क्या इधर तक सब लोगों को क्लियर है? अब बीआरएस बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम पासबुक भी ले सकते हो, लेकिन कैसे होगा ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अभी ये क्वेश्चन में उन्होंने पासबुक दिया हुआ है हमें बैलेंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो पासबुक का बैलेंस देंगे नहीं, दोनों बुक का बैलेंस वो रेयरली देंगे, क्योंकि क्या होता है, वरना तुम्हें क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है क्या नहीं, और जो मिस्टेक्स हुई होगी तुम एडजस्ट करने लगते हो फिर वहां पे। चलो अब बीआरएस आइटम एडलेस करते हैं। क्या बीआरएस आइटम था? पहला वाला चेक डिपॉजिट है बट वो क्लियर नहीं है, तो चेक डिपॉजिट हुआ बट वो क्लियर नहीं है, ऐड करेंगे या लेस करेंगे?
करेक्ट, क्योंकि जब चेक डिपॉजिट हुआ तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है जो कम हो गया, लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट अभी भी ऊपर ही रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड में डाल दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना? 13,14,000। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट बीआरएस आइटम क्या है? ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ओके भूषण बताओ क्या होगा एड लेस? क्यों? ये क्या 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 बोला, कुछ समझा नहीं मुझे। हाँ लेकिन क्यों? बैंक ने अगर एक्स को क्रेडिट किया है तो बैंक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कि कम होगा? कैसे क्या भूषण? बैंक जब क्रेडिट करता है तो बैंक में पैसे आते हैं ना, तो जब बैंक में पैसे आएंगे तो फिर लोन कम हो जाएगी। तो पासबुक में लोन कम दिख रही है, कैश बुक में ज्यादा दिख रही है। सो कैश बुक से पासबुक लेस। लेस में डालो। सबको क्लियर है ये लेस क्यों हो रहा है? ये क्या है? रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। चलो नेक्स्ट। चेक्स इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके गरिमा एड या लेस? क्यों ऐड बताओ? तो जब चेक इशू होगा तो पहले किसने रिकॉर्ड किया होगा, हमने या बैंक ने? हमने। तो जब हमने चेक इशू किया और ये रिकॉर्ड किया तो कैश बुक के हिसाब से लोन बढ़ा या लोन कम हुआ? कैसे क्या? लोन बढ़ेगा ना। हम क्या दिखा रहे हैं? चेक इशू किए मतलब हम चेक दे रहे हैं। चेक दे रहे हैं मतलब हम और पैसा बैंक में से निकाल रहे हैं। हम ऑलरेडी बैंक से लोन ले चुके, फिर हम बैंक को बोल रहे हैं और पैसे दो। तो बैंक अगर हमारे बिहाफ पे और पैसे देगा तो हमारा लोन बढ़ेगा ना, राइट? तो कैश बुक के हिसाब से लोन बढ़ा है। देखो सपोज मुझे आयुष को 100 रुपए देने थे, ठीक है, और मेरे 100 रुपीज तुम्हारे पास थे। तो या नहीं, चलो ऐसे करते हैं कि आई वॉज सपोज टू पे 500 रुपीज टू आयुष। ये प्लीज कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो देखो। सो आई वॉज सपोज टू पे 500 टू आयुष एंड 200 टू संजोत। गरिमा मेरे 200 रुपीज तुम्हारे पास थे, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि गरिमा तुम वो 200 रुपए आयुष को दे दो। एक्चुअली एक काम करो, तुम 500 रुपए ही आयुष को दे दो, तो मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। तुमने बोला ठीक है। सो जब तुमने पैसे दिए आयुष को 500 रुपए, सो मेरे 200 रुपए तो कैंसिल हो गए, जीरो, और 300 रुपए का लोन हो गया, करेक्ट? और फिर अगर मैं गरिमा तुम्हें बोलती हूँ कि और पैसे दे दो, संजोत को भी पैसे दे दो 200 रुपए, तो लोन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, यही तो वहां पे हुआ है।
कि हम ऑलरेडी बैंक से लोन ले चुके हैं और हम चेक इशू कर रहे हैं। जब हम चेक इशू करते हैं मतलब हम लोगों को पैसे दे रहे हैं इनडायरेक्टली, हम बैंक को बोल रहे हैं कि इसको पैसे दो, और तो मतलब लोन बढ़ेगा ना। तो जब भी आप चेक इशू करते हो आप एंट्री मारते हो कि बैंक में से उतने पैसे बाहर जा रहे हैं, मतलब उसकी वजह से लोन बढ़ेगा। तो कैशबुक के हिसाब से तुम्हारा लोन बढ़ चुका है, लेकिन पासबुक के हिसाब से तो अभी तक लोन बढ़ा नहीं है, क्योंकि बैंक ने वो पैसे अभी तक सामने वाले को दिए ही नहीं है। सो जब तुम कैशबुक से पासबुक जाओगे तो तुम्हें ये लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक में बढ़ा हुआ लोन है और पासबुक में कम लोन है। सो मुझे लेस करना पड़ेगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, नो? गरिमा समझा क्या? सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नहीं समझा होगा तो वापस बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये कंसेप्ट ही मेन है। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने हैं ये? 13,26,000। करो 11,242 प्लस 13,14,000, मतलब यहाँ पे 13,25,242 हो गया। 13,26,000 प्लस 20,000 मतलब 13,46,000 मुझे लेस करना है। नेगेटिव फिगर आ रहा है 20,758। तो नेचर चेंज हो गया सिंस मैंने स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से। अब ये मेरा हो चुका है बैलेंस, उल्टा हो गया ये। तो ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखो उन्होंने दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन में मैच हो रहा है क्या उनके फिगर के साथ? देखो क्रेडिट बैलेंस 20,758 हो गया हमारा मैच। यही पे हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, सॉल्व किया होगा आंसर मतलब। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सबको समझा है कि कैसे सॉल्व करना होता है एडजस्टेड कैश बुक? तुम्हें ये क्लिक होना चाहिए कि ये ईयर एंड पे बनता है या जिस दिन बैलेंस शीट बनती है उस दिन बनता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्लियरली बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में बताया था कि शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक एंड प्रिपेयर बीआरएस। तो कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हें बताया है कि तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और बीआरएस बनाना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो ऐसे ऊपर हेडिंग देंगे कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31st December when the company prepares balance sheet. So sorry, prepare BRS on 31st December when the company prepares balance sheet. तो वो नीचे नहीं बताएंगे कि तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, बीआरएस बनाना है, लेकिन इनडायरेक्टली वो तुम्हें हिंट दे रहे हैं कि अगर ईयर एंड है वो या उस दिन पे बैलेंस शीट बनने वाली है तो तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। सो ऐसे हिंट्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर चाहिए। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, एकदम साइलेंट है, कोई हिंट भी नहीं है, तो तुम नॉर्मल बीआरएस बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए बिकॉज एडजस्टेड बनाया तो भी नुकसान कुछ है ही नहीं, आंसर तुम्हारा वही आने वाला है। तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओ या बीआरएस बनाओ, तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तुम्हारा जो बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक निकलेगा वो उतना ही निकलेगा। चलो ये हो चुका है इलस्ट्रेशन 5, आगे जाते हैं। इलस्ट्रेशन 6 खुद करोगे ट्राई अभी? ठीक है, तो चलो ये रीड करो और शांति से समझो, सॉल्व करो। आई गिव यू 15 मिनट्स, फिर मैं चेक करती हूँ एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। जल्दी हो गया तो बता देना, जल्दी चेक कर लेंगे। तो नहीं, मैं 15 मिनट बाद ही करूँगी। सो 15 मिनट्स लो, सॉल्व करो, देन वी विल चेक।
उन्होंने ऑन 30th December 2019 बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक, मतलब हम ए फिलिप के बारे में बात कर रहे हैं, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है ये कैश बुक में क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, डिफरेंस क्या है, checks amounting to 6,30,000 which were issued to trade payables and entered in cash book before 30th September were not presented for payment, तो क्या ये BRS आइटम आएगा? Yes. उसके बाद checks amounting to rupees 2,50,000 had been recorded in cash book as having been paid into the bank, but they were not entered in bank statement, so ये भी BRS आइटम है। A check for 73,000 had been dishonored prior to 30th December, 30 दिसंबर के पहले ही वो डिसऑनर हो चुका है, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अगर ये चीज 30 दिसंबर के पहले हो चुकी है तो क्या इसके बारे में हम कैश बुक को एडजस्ट कर सकते हैं? तो ये तुमने कैश बुक में एडजस्ट करना चाहिए। ओके, अब आयुष मुझे बताओ कि ये कैश बुक में एडजस्ट करते वक्त कैसे लिखोगे तुम? ओके, सो सी, जब हमने चेक अगर हमें चेक किसी से मिला होगा तो हमने एंट्री क्या मारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यस, हमेशा सोचो चेक मिला होगा तो एंट्री मारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 73,000। अब ये चेक डिसऑनर हो चुका है तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो कैंसिल कैसे करेंगे, उल्टी एंट्री मार देंगे, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो यहाँ पे बाय कस्टमर लिखा करो। हाँ, यूजुअली कस्टमर, सप्लायर, वेंडर, ये लैंग्वेज यूज होती है। सो बाय कस्टमर 73,000। पेंसिल डिस्चार्ज होगा। सो कैश बुक के क्रेडिट साइड में मैंने डिसऑनर की एंट्री मार दी क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी 30 दिसंबर तक हो चुका है। तो ये समझा सब लोगों को, बाय कस्टमर 73। यस, चलो अभी आगे जाते हैं। अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट इनटू बैंक, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। संजोत बताओ कहाँ पे डाला तुमने? डेबिट साइड पे डाला, और क्या लिखा वहां पे? टू डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि ये बैंक में आ चुका है अगेन 30 दिसंबर के पहले हो चुका है, तो वी आर एलिजिबल टू पास दैट एंट्री, वो ट्रांजैक्शन हो चुका है तो ले लेते हैं वो एंट्री 30 दिसंबर की। जो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डिविडेंड 3,80,000। क्लियर अबाउट दिस? यस, नो? यस, चलो, तो पहले हमने बेसिकली पहले यहाँ पे हमारा 73,000 आया होगा, फिर यहाँ पे 3,80,000 आ गया। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book. ओके, सो कैश बुक हो चुका है, ये बैंक ये पैसे लगा चुकी है 30 दिसंबर तक, ये हो चुका है, हमने एंट्री नहीं मारी है तो हमारी गलती है, अपडेट करते हैं इसे। तो क्या आप लोगों ने बाय बैंक चार्जेस लिखा क्या? 4,200। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर। मतलब नवंबर में हमने एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन, कोई तो चीज का सब्सक्रिप्शन लिया होगा जिसमें 10,000 रुपए पे कर दिए हमने, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं मारी है, तो मारनी पड़ेगी, ये तो नवंबर में ही पैसे दे के हो गए हैं। तो हमारी एंट्री आ जाएगी कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन हमारा खर्चा है, सो ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, कितना है, 10,000। क्लियर? ओके, फिर सेवेंथ को क्या हुआ है देखो, अ चेक
फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। पहले देखा करो कि हम कौन हैं, हम ए फिलिप है, देखो ऊपर ही हमने लिखा था। तो एक चेक ड्रॉ किया गया था बी फिलिप से, मतलब बी फिलिप ने एक चेक किसी को इशू किया, हमको क्या है, हम तो ए फिलिप है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक, मतलब गलती से वो ए फिलिप के अकाउंट को चार्ज हुआ, मतलब एकदम अच्छी तरीके से समझो, बी फिलिप ने किसी को चेक दिया, तो आइडियली अगर बी फिलिप ने किसी को चेक दिया हुआ है तो बैंक ने वो पैसे बी फिलिप के अकाउंट में से निकालने चाहिए थे। बैंक ने गलती से वो पैसे हमारे अकाउंट को चार्ज किए, मतलब हमारे अकाउंट में से निकाल दिए, तो इसमें ये तो बैंक की गलती है। तो ये हम कैशबुक में तो कुछ कर नहीं सकते, ये बीआरएस आइटम है, क्योंकि पासबुक में से ये पैसा बैंक ने निकाल दिया है, हमने उसकी एंट्री नहीं मारी, क्योंकि ये हमने चेक दिया हुआ ही नहीं है, हम क्यों मारे, हम करेक्ट ही दिख रहे हैं। सो ये बीआरएस आइटम हो जाएगा। गरिमा समझा ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? अब इसका ओपनिंग बैलेंस 4610 था, तो तुम्हारा एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टमेंट कैश बैलेंस कितना आएगा कैश बुक में? 2,97,410 आ रहा है क्या? Others, please tell me, are you understanding? करो वापस एक बार करो सॉल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बीआरएस बनाएंगे और बीआरएस में एडलेस कर देंगे। अब पहला क्या था, चेक इशूड लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए थे, सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? करेक्ट, ऐड, क्योंकि जब तुम चेक इशू करते हो तुम किसी को चेक दे रहे हो, मतलब तुम्हारा हम एंट्री मार देते हैं बैंक में से पैसा चला गया, तो यहाँ पे बैलेंस है, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में से पैसा गया ही नहीं है, पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है, सो ऐड। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, कितना है, 6,30,000। हाँ, तुमने 2,50,000 के पैसे आए हैं ऐसे दिखाया, लेकिन आए ही नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, और पैसे पासबुक में आए ही नहीं है, तो कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो ये माइनस करना पड़ेगा 2,50,000। ओके, और एक बीआरएस आइटम जो हमने अभी मार्क किया था कि पासबुक में से पैसे चले गए हैं, उन्होंने हमारे पास से 27,000 ले लिए, जबकि कैश बुक में से कोई पैसे गए नहीं है, सो कैश बुक से पासबुक पहुंचते वक्त ऐड, सॉरी लेस, सॉरी लेस, उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं और हमने नहीं निकाले, तो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त पासबुक का बैलेंस कम है, तो हमें लेस करना पड़ेगा 27,000। सो अब तुम्हारा कितना आ रहा है पासबुक में, पैसा देखते हैं। $6,50,410 आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। कोई भी ऐसा पार्ट जो तुम्हें लग रहा है कि मैंने फास्ट एक्सप्लेन किया और तुम्हें समझा नहीं है तो मुझे बताओ। पक्का क्लियर है पूरा क्वेश्चन? चलो, सो इलस्ट्रेशन 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 हमने कर ही दिया था, 8 भी कर दिया था, 9th लास्ट में सॉल्व करेंगे। टेंथ भी हो गया, एक क्वेश्चन छोड़ के हमारा स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब हमने इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व कर लिए। प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये समझो कि हम स्टडी मटेरियल को पहले क्यों बेस लेते हैं, हम क्यों स्टडी मटेरियल पहले सॉल्व करते हैं,
क्योंकि इंस्टीट्यूट के बुक्स है और इंस्टीट्यूट के एग्जाम है। मैं तुम्हें लिटरली दिखा सकती हूँ, जब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स आएंगे ना मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस वैसे के वैसे मॉड्यूल से आए हुए हैं। कुछ में तो फिगर्स भी नहीं चेंज किए हैं और कुछ में सिर्फ फिगर्स चेंज किए हैं। सो दैट इज वाई स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन का है वो, उसके बाद यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं प्लीज ये ट्रू और फॉल्स, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जो ट्रू और फॉल्स है ये अभी तक 12 मार्क के लिए आता है विथ रीजंस। तो जब भी तुम पढ़ाई करोगे तब पढ़ाई करते वक्त ये ट्रू और फॉल्स, इंक्लूडिंग ये ट्रू और फॉल्स, ये उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थियोरी क्वेश्चंस, ये ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस और थियोरी क्वेश्चंस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट के ही बेस पे होता है। सो वो ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू जिस दिन होमवर्क नहीं होगा कुछ भी, तुम हर एक चैप्टर जो हमारा हो गया है उसके ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। अगर तुम्हें कहीं अटक रहा है तो मुझे पूछो, ठीक है? तो जिस दिन अकाउंट्स में होमवर्क नहीं होगा तुम्हें या तो आरटीपी सॉल्व करना है या जो चैप्टर हो गए हैं उसके ये चीजें सॉल्व करनी है। थ्योरी क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मॉड्यूल से थ्योरी क्वेश्चंस जो ये है ट्रू और फॉल्स वगैरह अगर तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं, 2 तो उसमें से ट्रू और फॉल्स एटलीस्ट आ जाएंगे विथ रीजंस मॉड्यूल में से, प्लस क्वेश्चंस भी 20 to 25 मार्क्स का पेपर। if you are very good at all the questions, you don't have to learn the questions of study material, please understand, you have to solve them and conceptually एकदम क्लियर चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी मटेरियल पूरा क्लास में खत्म करते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक करते हैं। तुम्हें पास होने के लिए ही 50 मार्क्स चाहिए, उसमें से अगर तुम्हारे 50% मार्क्स लिटरली क्वेश्चंस देखे हुए आते हैं तो मुझे नहीं समझता फिर भी लोग पास क्यों नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई कम पड़ती है। तुम्हें जो बुक दिया है वो बुक में से एग्जैक्ट अगर क्वेश्चंस आते रहेंगे 20-25 मार्क के तो मतलब और क्या चाहिए तुम्हें? पासिंग कितना इजी हो गया इससे। सो दैट इज वाई फर्स्ट फोकस ये पहले होना चाहिए कि हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरी, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट 16 मार्क के लिए आती है। ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस 12 मार्क को आया है अभी तक और 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। तो इसलिए तुम्हें ये सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ट्रू और फॉल्स पीछे आंसर्स है चेक करो, मल्टीपल चॉइस पीछे आंसर्स है चेक करो। ऐसे नहीं है मैंने ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ा के पूरा हो चुका है। हाँ, थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो रीड द क्वेश्चंस, और तुम्हारे पास टाइम होगा तो इसे लिख लो कि ये क्वेश्चन आया तो मैं मॉड्यूल रेफर करो कि ये क्वेश्चन आया तो मॉड्यूल की ये थ्योरी है, ये वर्ड्स में यूज करूंगा और लिखूंगा। सो ये आंसर्स अभी जॉट डाउन करने लगो ताकि जब एग्जाम आएगा तब हम सिर्फ ये थ्योरी क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उसके आंसर्स तुम्हारे पास होंगे। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम एंड रिवाइज द पॉइंट्स। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? This is not 12th standard. There are certain things which you will have to do on your own, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने में हमारी जान चली जाती है, थ्योरी का बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे और सब पढ़ा के हो चुका है वो, सो डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारे मॉड्यूल का। चलो मॉड्यूल आज खत्म ही कर देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, पढ़ो, सॉल्व करो। तुम्हारे पास अभी 12 मिनट है, फिर हम चेक करेंगे। चलो करो स्टार्ट में चेक करना।
चलो मैं चेक करने ले रही हूँ। हाँ, देखो अभी क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देर वॉज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30th जून। सो अकॉर्डिंग टू द कैश बुक बैलेंस है कितने का। सो अगर तुम कैश बुक ड्रॉ करते हो तो बैलेंस है 44,50,000 का। और वो मैच नहीं हो रहा है पासबुक के साथ, तो जो भी डिफरेंसेस है वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, ये बीआरएस आइटम आ गया। चेक्स पेड इनटू द बैंक 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, ये भी बीआरएस है, तब डिस्कस करते हैं। A dividend of 40,000 and rent amounting to 6 lakh received by the bank and entered in the passbook not entered in cash book, तो ये तुमने एडजस्ट करना चाहिए था। तो क्या तुमने ऐसी एंट्री मारी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 40,000, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सो टू रेंट अकाउंट 6 लाख। डन। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर। ठीक है, हम कहाँ पे है, हमारा टाइम है 30 जून। ठीक है, तो हमने 31 दिसंबर तक का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारे बैंक ने पे कर दिया है 27,000 का, बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सो हम प्राइमरी एंट्री क्या मार सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसे बाद में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बट वो अभी कुछ काम का नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, एक सेकेंड रुका। ईयर कब चेंज होता है, कुछ बताया है क्या उन्होंने। हाँ, बैलेंस शीट बनाते होंगे मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट शायद से क्लोज करते होंगे। अब ठीक है, अगर वैसा है तो फिर अगर उस केस में, लेकिन तुझे आयुष प्रीपेड निकालने के लिए कितना पीरियड है उसमें वो पता ही नहीं है हमें। तूने जैन से दिसंबर का पीरियड ऐसे लिया क्या, एक साल। बट कब वो पे किया था बैंक ने। नहीं ऐसे मत कर, डायरेक्टली बाय इंश्योरेंस प्रीमियम ही 27,000 डाल दे अभी। फिर बाद में जब हमें और डिटेल्स मिलेंगे आगे जाके अकाउंट्स में, तब जाके हम इसको प्रीपेड में रिकॉर्ड करेंगे फाइनल अकाउंट्स के वक्त। अभी डाल दे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, चलेगा क्या। हाँ, कुछ भी हो जाए बैंक को तो क्रेडिट ही जाने वाला है, इसलिए बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अभी लिख दो। ठीक है, चलो ये हो गया। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 5,000, मतलब पेमेंट साइड में 5,000 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय अंडर कास्टिंग 5,000 डालो यहाँ पे। बैंक चार्जेस 15, क्या। नहीं नहीं, बाय सप्लायर नहीं लिखना है आयुष, मतलब तू क्या कर रहा है, तू सप्लायर को डेबिट दे रहा है कोई तो, लेकिन हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सप्लायर अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ कैश बुक में प्रॉब्लम आया है। ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है, वो तुम जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो तुम्हें समझेगा। अभी बस इतना ही समझ लो कि मुझे क्रेडिट साइड पे 5,000 बढ़ाने हैं, तो बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे 5,000 लिखूंगी। फिलहाल के लिए डेबिट पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ कोई अकाउंट नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सिर्फ कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ 5,000 बाय अंडरकास्टिंग करके। जब तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर सीखोगे तो तुम्हें और अच्छी तरीके से समझेगा कि एंट्री क्या जाएगी। सबको समझ रहा है ये क्या हो रहा है। यस, चलो आगे जाते हैं। बैंक चार्जेस 1500 शोड इन पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो यहाँ पे बाय बैंक चार्जेस आ जाएगा 1,500 का। A bill payable of rupees 2 lakh had been paid by the bank,
बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो एक बिल पेएबल था जिसके पैसे बैंक ने दे दिए, हमने एंट्री नहीं मारी, तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे बाय बिल्स पेएबल आ जाएगा 2 लाख। मैच हो रहे हैं ना आंसर्स? यस। और हमने क्या किया है यहाँ पे, एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1000। कॉस्ट ऑफ 1000 मतलब 1000 रुपए का अपने को डिस्काउंट पे करना पड़ेगा, तब तो जाके वो खर्चा आया ना हमारा। हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एंट्री क्या आएगी हमारी, जो बिल मिला है मैंने बैंक के पास से डिस्काउंट किया, उस पे मुझे 1000 रुपए का खर्चा हुआ, मतलब बैंक ने मुझे सिर्फ 59,000 दिए। बैंक अकाउंट डेबिट 59,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000, टू बिल्स रिसीवेबल 60,000। यस और नो? यस। सो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखूंगी टू बिल्स रिसीवेबल दैट इज 59,000। ये समझी कि नहीं समझी? किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस कितना आना चाहिए, $49,15,500 आ रहा है क्या? अदर, संजोत, कैरन, गरिमा आ रहा है क्या ये? यस। अब बीआरएस आइटम देखते हैं जो पहले दो है। चेक्स इशूड, ओके, तो ये ऐड किए क्या 6 लाख? ये सिंपल है, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, चेक डिपॉजिट हुए 11,05,000 के, तो कैश बुक में 11,05,000 लिख दिया, लेकिन उसमें से 5,50,000 के चेक्स ही कलेक्ट हुए हैं, मतलब 11,05,000 माइनस 5,50,000, मतलब 5,55,000 का डिफरेंस आएगा जो हम लेस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर करके। तो तुम्हारा फाइनल आंसर उसका कितना आता है? 49,60,500। ये फाइनल आंसर आ रहा है क्या बैलेंस एज पर पासबुक? सो मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन छोड़ के बाकी हमारा सब खत्म है, वो इलस्ट्रेशन हम लास्ट में ही करेंगे सॉल्व। चलो अब होमवर्क ले लो। कल मैं पहले एक साथ होमवर्क चेक कर लूंगी सारे। फाइव होमवर्क था क्या कल का? 5 होमवर्क था क्या? फाइव कैसे रह गया है? 5 होमवर्क ले लो। और 7th भी होमवर्क ले लो। 5th and 7th शुड बी होमवर्क। 5th and 7th क्वेश्चन बैंक का 5th and 7th। प्रोबेबली कल या मैक्सिमम परसों तक ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब ये टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेजर के टेस्ट की तैयारी करने लगो। लेजर के टेस्ट में जर्नल से लेजर बनाना और सब्सिडियरी बुक से ये बनाना, लेजर बनाना, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो लेजर की तैयारी चालू करो, अगले 3 दिन बाद कभी भी टेस्ट आ सकती है लेजर की।
ठीक है, टेस्ट लिखते जाओ, जैसे जैसे चेक होंगे मैं भेजती जाऊंगी, ठीक है। यस चलेगा। सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, सी यू टुमारो। कल संडे है ना? कल का टाइमिंग मैं कंफर्म करती हूँ, 90% सेम टाइमिंग ही रहेगा, ठीक है। यस होगा। वेलकम टू सीए कोर्स। वेलकम टू सीए कोर्स। यस, क्योंकि कैसे होता है बीच बीच में हमें कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी वाईफाई वगैरह ऐसे चीज़ों की वजह से तुम्हें वैसे भी अनप्लान्ड छुट्टी मिल जाती है कभी कभी, तो संडे को क्लास होगा। चलो, हाँ लेकिन कल तो होगा क्लास।